नमस्कार, न्यूज आज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मशहूर बिजनेसमैन गौतम अडानी के रिश्ते को लेकर लगातार सवाल खड़े होते रहे हैं। संसद में भी आए दिन विपक्ष उनके रिश्तों को लेकर बातें उठाता है कि आखिर प्रधानमंत्री के अडानी से ऐसी कौन सी ताल्लुकात हैं जो बाकी किसी से नहीं है, और देश के सभी चीज को अडानी के नाम क्यों करते हैं। इनका प्रभाव छत्तीसगढ़ पर भी लगातार दिखाई पड़ रहा है और इन आरोप प्रत्यारोपों का दौर इन पर शुरू हो चुका है। आइए, पहली बात तो यह है कि छत्तीसगढ़ में कानून का राज है। 5 साल पहले लगातार छत्तीसगढ़ जल रहा था नक्सल समस्याओं से। अब वो बहुत पीछे हम लोगों ने उसे धकेल दिया है, बहुत सीमित क्षेत्रों में रह गया है। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसको खून पसंद है, हिंसा पसंद है, घृणा पसंद है, और इसी कारण से वो लगातार उनके कार्यकाल में नक्सल गतिविधियां बढ़ा। अब जब वो शांत हो रहा है सब, तब ये ईडी आईटी के माध्यम से गर्म किया जा रहा है और पूरा जो साम्राज्य है, छत्तीसगढ़ के जितने खदाने हैं, सबको अडानी को सौंपने का षड्यंत्र चल रहा है। आपका ध्यान दूसरी तरफ भटका के अभी गारे पेलमा तो दे दिया एसीसीएल की खदान को, जो एसीसीएल खुद इतना कोयला उत्पादन करता है। हमारा जो बिलासपुर जोन है वो सबसे ज्यादा रेवेन्यू अर्जित करने वाले देश का है, उसके बाद भी वो खदान को, एसीसीएल के खदान को अडानी को दिया। आइए इस विषय पर बीजेपी का क्या कुछ कहना है, सुनवाते हैं। कुछ है, करते कुछ है, बताते कुछ है, होता कुछ है। हम सब ने देखा कि पहले सरगुजा में जो अडानी को कोल ब्लॉक आवंटित हुआ था, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने और पूरी कांग्रेस सरकार ने बहुत हो हल्ला मचाया था। आज जो उप मुख्यमंत्री हैं माननीय टीएस सिंहदेव जी, उन्होंने कहा था कि इसका एक भी पेड़ कटा तो पहले गोली मैं खाऊंगा। ये सब आपको याद होगा, उनके बयान आते थे, मैं यहां खड़ा रहूंगा, मेरे ऊपर से गाड़ियां चलेगी जब पेड़ कटेंगे। और उसके बाद जब माननीय राहुल जी निर्देश देते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री को, और आपको याद है राजस्थान के मुख्यमंत्री एक दिन यहां आते हैं और बीच में सुलह होती है और अडानी को खदान दे दी जाती है। हजारों की संख्या, लाखों की संख्या में पेड़ कटते हैं और पुलिस की निगरानी में पेड़ काटे जाते हैं, और अडानी को यही मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी एनओसी देकर और काम शुरू कराते हैं और पुलिस का प्रोटेक्शन भी देते हैं। और आज कहते हैं अडानी अडानी, भाजपा भाजपा। अरे भाई, मुंह में राम बगल में छुरी, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के, और खुद ही बुलाकर उनको आप सारी सुविधाएं दे रहे हैं अडानी को, और वो भी पहल के बाद, 10 जनपद की पहल के बाद। आखिर मामला क्या है? तो अडानी के मुद्दे पर घमासान हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, और चर्चा के लिए जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा देते हैं। सुनील चौधरी जी, बीजेपी मीडिया पैनलिस्ट, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। ऋषभ चंद्राकर, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ अनिल द्विवेदी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। आखिर अडानी इतने महत्वपूर्ण क्यों गए छत्तीसगढ़ में? जी, ऋषभ चंद्राकर जी, चर्चा की शुरुआत आप ही से। आखिर छत्तीसगढ़ में क्यों इतने महत्वपूर्ण हो गए हैं कि इस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है? जी देखिए, सबसे पहली बात देखने वाली बात यह है कि कोल माइनिंग जो केंद्र का सूची का विषय है, किसको कहाँ आवंटन देना है, कौन से क्षेत्र में देना है, ये सारा विषय केंद्र सरकार के पास होती है, उसके पास ये सूची विषय रहता है। तो आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में पड़सा कोल ब्लॉक को निरस्त करने के लिए जो भूपेश सरकार ने विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके केंद्र को भेजा था, लेकिन केंद्र सरकार ने उसको निरस्त नहीं किया, अभी तक उसका पेंडिंग में रखा हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ टीएस बाबा का जो बयान है उसको लेके सामने आ जाते हैं, राजनीति करना है। टीएस बाबा ने जो बोला उससे आगे बढ़ के हमारी सरकार ने तो विधानसभा में पास करके केंद्र को भेजा कि भाई इसको निरस्त किया जाए, लेकिन आपकी सरकार इसको निरस्त क्यों नहीं कर रही है? और दूसरी बात,
जो इन्होंने शिथिल किया नियम को, पहली बार देश में पहली बार कमर्शियल माइनिंग की अनुमति दी है आदिवासी क्षेत्रों में भी, जहाँ पेशा कानून लागू नहीं होगा। इनके केंद्रीय मंत्री आते हैं राज्य में छत्तीसगढ़ में, तो बोलते हैं कि पेशा कानून जो बना हुआ है वो अब छत्तीसगढ़ कोई भी राज्य से अनुमति भी नहीं ले जाएगी। इसको शिथिल किया जाता है नियम को। ये सिर्फ और सिर्फ मोदी अपने अडानी और दूसरे पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने की नीयत से कर रहे हैं। पहले तो यूपीए सरकार में तो कभी नहीं, ये क्यों अभी शिथिल कर रहे हैं? इसका मकसद साफ है कि ये सीधा सीधा छत्तीसगढ़ के सारे खदानों को, एनएमडीसी को, एसीसीएल को अडानी के हाथों, एसीसीएल को तो दे ही रखे हैं, एनएमडीसी को और सारे खदानों को अडानी के हाथों में देना चाहते हैं, प्राइवेट हाथों में देना चाहते हैं। इनका सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है। लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार, यहाँ पे कांग्रेस की सरकार होने की वजह से तो ये इनके बीच में रोड़े आ रही है, जिसके कारण ये तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, ईडी भेज रहे हैं, आईटी भेज रहे हैं, उसके तरह से परेशान करने के काम कर रहे हैं। पहले छत्तीसगढ़ एक नक्सल के नाम से जाना जाता था, अब ईडी और आईटी के नाम से जाना जा रहा है। ये क्यों जान रहे हैं? तो आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आया कि जो भी कार्रवाई चल रही है ईडी की, उसको तत्काल प्रभाव से रोका जाए। ये कहीं ना कहीं से साबित होता है कि मोदी अपने पूंजीपति मित्रों को सिर्फ और सिर्फ यहाँ के खदानों को दिलवाने के लिए, प्राइवेट हाथों में देने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रही है। इसलिए मामला ऐसा गर्म होते जा रहा है। जी, इसलिए मामला गर्म होता जा रहा है। सुनील चौधरी जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। सुनील चौधरी जी, आपने सुना कि ऋषभ चंद्राकर जी ने क्या कुछ कहा है कि कोल आवंटन जो होता है केंद्र के हाथ में होता है। अगर जो छत्तीसगढ़ के कोल ब्लॉक को अगर जो केंद्र सरकार ने आवंटित किया है, अडानी को आवंटित किया है, तो उसमें राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती। स्पष्ट करेंगे? जी, जोहार छत्तीसगढ़। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि तू इधर उधर की बात मत कर, ये बता कि कारवा लूटा किसने। जी बिल्कुल। क्योंकि छत्तीसगढ़ के विषय में ये कितनी शर्मनाक झूठी बात करते हैं। जो बोलते हैं वो करते नहीं है, और जो करते हैं वो दिखाते नहीं है। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता सब देख रही है। ये कोल ब्लॉक आवंटन जो था वो राजस्थान की सरकार को हुआ, और इसमें मध्यस्थता की छत्तीसगढ़ और राजस्थान के बीच में राहुल गांधी जी ने। और जब राजस्थान की सरकार को कोल ब्लॉक का आवंटन हुआ था, तो ये मैं पूछना चाहता हूं कि उस सरकार ने ये किस कंपनी को दे दिया कोल ब्लॉक खनन का मामला, कि कौन सी कंपनी करेगी, ये बताएंगे। भाई अडानी जी कहाँ से आ गए? ये तो इन दोनों की सरकारों के बीच की मध्यस्थता में जो अनुबंध हुआ था, उस अनुबंध के आधार पर राजस्थान सरकार को मिला। अब राजस्थान सरकार ने अडानी को दिया, तो ये कहीं ना कहीं जो बोलते हैं ना, पीछे से गले मिल करके है, पीछे से गले मिल करके सामने आने के लिए इनकी हिम्मत नहीं है। और मैं भूपेश बघेल जी से ये के विषय में ये कहना चाहता हूँ कि जब भ्रष्टाचारियों के गले तक के हाथ पहुंचा कानून का, जब महादेव एक्ट से लेकर के शराब घोटाले से लेकर के खदान वदान सारे तक के जब है ईडी पहुंचने लगी, कानून पहुंचने लगा, तो इनको भय उत्पन्न हुआ। और जब भय उत्पन्न हुआ तो आरोप प्रत्यारोप का दौर, विषयांतर करने का प्रयास। अभी तो भूपेश बघेल जी का बयान आ आया कि मुझे गिरफ्तार करे थे, तो सरकार बदल गई, अब मुझे गिरफ्तार करके देख ले। अरे डर क्यों रहे, क्यों गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं? यदि आपने कुछ नहीं किया तो चोर की दाढ़ी में तिनका समझ में आने लगा। चोर की दाढ़ी में तिनका कहाँ कहते थे? माननीय CS सिंह जी कहते थे, एक जंजाल कटेगी तो मैं गोली खाऊंगा। तो भूपेश बघेल जी और एक कदम बढ़ के बोलते थे कि पहली गोली मैं खाऊंगा। अब कितने पेड़ कट गए, कहाँ पर किसने गोली खाई? ये बड़ी बड़ी शहीदों की बात मत करो। लुटेरे हो, लुटेरे छत्तीसगढ़ की जनता को लूटने वाले। छत्तीसगढ़ की जनता बहुत अच्छे से समझ गई है कि आप 10 जनपद के ATM हो, 10 जनपद के आधार पर आप काम कर रहे हो। वहाँ पर छत्तीसगढ़ के गरीबों की, मजदूरों की, आदिवासियों की, शोषितों की, वंचितों की, मेहनत कश लोगों की दाढ़ी कमाई को ले जा करके अर्पित करने वाली ये कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में सरकार है। ये सरकार जो है ये कहीं बचने वाली नहीं है। इस सरकार की स्थिति ये हो गई है कि मैं तो मुख्यमंत्री से एक ही चुनौती के साथ बात करना चाहता हूँ। मेरी चुनौती है माननीय मुख्यमंत्री जी आपको, यदि आप में हिम्मत है, आप में यदि ताकत है, आप सक्षम है, तो हसदेव कोल ब्लॉक का आवंटन आप अभी के अभी रद्द करके दिखाए। आप में दम है तो करके दिखाए। आप कर नहीं सकते, क्यों? क्योंकि राहुल गांधी जी आए थे
माननीय इनके राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी आए थे, मिल करके तय हुआ है मामला। अब तो अडानी अडानी बोलना है, मोदी मोदी बोलना है, क्योंकि कुछ नहीं है इनके पास। ये एक तरफ से गले मिलते हैं जाकर के अडानी से, उनको काम देते हैं। मेरे एक प्रश्न का जवाब यही दे कि जब दोनों राज्य सरकारों के बीच में यह अनुबंध हुआ था तो किस कंपनी को दिया? अडानी की कंपनी को ही दिया, तो क्यों दिया? किसके कहने पे दिया? ये बड़ा प्रश्न है। चलिए, सबसे बड़ा प्रश्न इस प्रश्न का उत्तर हम लेंगे, हम इस प्रश्न का उत्तर लेंगे, लेकिन इससे पहले हम समझना चाहेंगे अनिल द्विवेदी जी से, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि ये कोल ब्लॉक आवंटन और दूसरी बात यह है कि ये अडानी का छत्तीसगढ़ में संबंध, इस पर हम आप से कुछ जानना चाहते हैं कि आखिर है क्या ये? अनिल द्विवेदी जी, अनिल द्विवेदी जी तक हमारी आवाज पहुंच रही है? अनिल द्विवेदी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, अनिल द्विवेदी जी तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, तो हम ऋषभ चंद्राकर जी के पास जाना चाहेंगे। ऋषभ चंद्राकर जी जरूर कुछ कहना चाह रहे थे, पहले अपनी बात रखें। जी मैं बताता हूँ। ये झूठ बोलने के आरएसएस वालों को ट्रेनिंग दे रखी है, और मैंने आपको सबसे पहले स्टार्टिंग इसी से किया शुरुआत कि परसा कोल ब्लॉक को निरस्त करने के लिए भूपेश सरकार ने विधानसभा से प्रस्ताव पारित करके भेज रखा हुआ है। और मैं तो आपके माध्यम से सुनील चौधरी जी और भाजपाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमने जो आवेदन भेज रखा है, प्रस्ताव पारित करके भेज रखा है, उसके लिए मोदी को बोल दे कि उसको निरस्त कर दे। अभी तक क्यों नहीं कर रहे हैं? विधानसभा में आके होकर कहीं मजाक नहीं है। और उसके साथ साथ ये भी बोल दे, छत्तीसगढ़ ने अपने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जो 8 लाख निवास का मांगा है, उसका भी प्रस्ताव पारित करके भेजा हुआ, उसको भी आवेदन भेजा हुआ है। जीएसटी की क्षतिपूर्ति राशि रुकी हुई है, केंद्र की सरकार 60,000 करोड़ अभी भी रोक के रखी है, उसकी भी बात करते हैं। छत्तीसगढ़ से 9 सांसद दिए हुए, कभी भी छत्तीसगढ़ की बात करते नहीं है। ये सिर और सिर पर राजनीति करने का काम करते हैं, राजस्थान छत्तीसगढ़। अरे भैया, हम तो बोल रखे हैं परसा कोल ब्लॉक का विधानसभा से पारित हो रखा है, आप इसके लिए तो झूठ भी नहीं बोल पाएंगे। आप कैसे झूठ बोलेंगे? इसके लिए विधानसभा से हमने पारित करके भेजा हुआ है सिर पर। और दूसरी ओर कोल खनन क्षेत्र में 5वीं अनुसूची में कानून लागू नहीं होते हैं। ये कौन करता है? इनकी सरकार आने के बाद नियम बनाती है। इनके केंद्रीय मंत्री ये बोलते हैं कि जहाँ पैसा कानून है वहां पे भी ये 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में कोल कानून लागू नहीं होते हैं। तो इसका मकसद क्या है? छत्तीसगढ़ में उस क्षेत्र में जहाँ पे पेड़ काटे जा रहे थे, इसको रोक दिया गया हमारी सरकार के द्वारा। उसको, इसका मकसद केंद्र की सरकार चाह रही है। और सबसे महत्वपूर्ण आपको एक और बताता हूँ, यूपीए सरकार के दौरान तत्कालीन वन एवं पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने हसदेव अरण्य और तंगुआ पिंगला क्षेत्र में नो गो एरिया घोषित किया था। उसको अति महत्वपूर्ण जल संपन्न क्षेत्र मानते हुए वहां से 10 किलोमीटर के दायरे में प्रतिबंधित खनन को प्रतिबंधित करके रखा हुआ था। मोदी सरकार आने के बाद नो गो एरिया को संकुचित करके खदानों की अनुमति दे दी गई। तो फिर आप बताइए, ये हसदेव अरण्य और तंगुआ पिंगला में आपने क्यों वहाँ पे अनुमति दी है? छत्तीसगढ़ को बर्बाद करने का काम तो 15 सालों तक इन्होंने किया ही किया है। अभी उसके बाद जब ऑपोजिशन की सरकार यहाँ आने के बाद नियम को शिथिल करके उसके बाद भी ये इनकी नीयत यही है कि छत्तीसगढ़ को अभी भी किस तरीके से बर्बाद की जाए। चलिए, ठीक है, अनिल द्विवेदी जी तक जी, अनिल द्विवेदी जी हमसे जुड़ चुके हैं, तो हम इनके पास जाना चाहेंगे। माफ कीजिएगा चंद्राकर जी, हम आपके पास आएंगे। अनिल द्विवेदी जी, हमने आपसे ये सवाल किया था, इससे पहले हमारी आवाज़ आप तक नहीं पहुंच पा रही थी। हम आपसे समझना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो कोल आवंटन है, कोल ब्लॉक आवंटन है, उसमें अडानी के नाम को लेकर के दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। माजरा क्या है? मेरी आवाज आ रही है? जी, बिल्कुल आ रही है। देखिए बंधुवर, ऐसा है कि छत्तीसगढ़ में अडानी अप्रत्यक्ष तौर पर कई सालों से काम कर रहे हैं। अब मैनपाट में भी उनकी खदानें चल रही थी, फिर अभी बस्तर जगदलपुर में भी उनको कुछ खदानें देने की बात हुई थी, जिसको लेके आदिवासियों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया था। और उसके बाद वो मामला ठंडा पड़ गया। और अब कोल ब्लॉक को लेकर के दोनों ही राजनीतिक दल अडानी को निशाना बना रहे हैं। सच्चाई तो ये है कि बहुत से हिस्से में खनन शुरू हो चुका है, 15,000 20,000 से ज्यादा पेड़ काटे जा चुके हैं, आदिवासियों का विस्थापन हो चुका है, किसानों और सरपंचों की सहमति जबरदस्ती लेकर के या फर्जी तरीके से लेकर के अडानी को कोल ब्लॉक आवंटित कर दी गई है। जी।
तो काम तो प्राथमिक स्तर पर चल रहा है और इसका फायदा दोनों ही राजनीतिक दलों को मिल भी रहा है। ये लड़ाई बेसिकली पॉलिटिकल हो चुकी है। बेसिकली लड़ाई होना चाहिए वन और पर्यावरण को बचाने की। अगर केंद्र सरकार ये कहती है कि हमने कोई अनुमति राज्य सरकार से मांगी और राज्य सरकार ने अनुमति दी, उसके आधार पे हमने कोल ब्लॉक का आवंटन किया जी। राज्य सरकार कह रही है कि केंद्र सरकार ने चूंकि अनुमति दी इसलिए हमने उसको यहाँ पर आने दिया। लेकिन ये कोई नहीं कह रहा है कि अपने सर्वाधिकार का इस्तेमाल करते हुए अदानी को हमने रोक दिया या उस जंगल को कटने से बचाने के लिए रोक दिया जी। सीधा सा सवाल है, मेरा घर है तो मैं तय करूंगा ना कौन आएगा इस घर में, कौन नहीं आएगा। बिल्कुल। अगर राज्य सरकार चाहती तो रोक देती कि अदानी को नहीं, हमको पेड़ बचाने हैं, हमको भविष्य देखना है, हमको जल जंगल जमीन बचानी है, इसलिए हम पर्यावरण की रक्षा की चिंता करते हैं और इसलिए हम अदानी को नहीं आने देना चाहते। जी बिल्कुल। ऋषभ चंद्राकर जी जी ऋषभ जो नैतिक सवाल कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है कि अगर आप देशव्यापी तरीके से अदानी का विरोध कर रहे हैं तो आपके छत्तीसगढ़ सरकार में अदानी क्यों आ रहा है, हाँ ये क्यों काम कर रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं लाभ का दृष्टि देखी गई है। इसलिए कांग्रेस पर यह सवाल ज्यादा खड़ा होता है क्योंकि आप देश भर में अदानी का विरोध कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि एक ही व्यक्ति को पूंजीपति नहीं होना चाहिए, दूसरे उद्योग भी होना चाहिए। तो भैया दूसरे उद्योगों को आने दो ना, अदानी को खारिज कर दीजिए, दूसरी कंपनी दूसरे उद्योगपति को लाइए। कई कंपनियां लगी होगी लाइन में जी। चंद्राकर जी जवाब दीजिए, आरोप तो आप ही पे लग रहे हैं। मैं घर आपका है और आप आने दे रहे हैं। बस इसी चीज का जवाब देना चाहता हूँ मैं आपको। बार बार मतलब 2 बार बताया, तीसरे बार और बता रहा हूँ मैं आपको। बताया कि जो कमर्शियल माइनिंग की जो नियम थी यूपीए सरकार के टाइम में, उसके बाद इनकी सरकार आने के बाद कोल खनन क्षेत्र में 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में कानून लागू नहीं होता है। कोल खनन की जो भी कानून है वो उनके खनन मंत्री जी छत्तीसगढ़ आते हैं तो बोल के जाते हैं, और ये हर जगह बोलते हैं कि जहाँ पेशा कानून है, आदिवासी क्षेत्र है, वहां पे भी जहाँ कोल का कानून होगा वहां पे पेशा कानून लागू नहीं होगा। तो छत्तीसगढ़ से तो इन्होंने सीधा कोई भी राज्य से, छत्तीसगढ़ से नहीं कोई भी राज्य से तो पहले अनुमति ली जाती थी और उस अनुमति का तो कोई वैल्यू नहीं रह गया, अनुमति लेने की कोई परंपरा ही नहीं रही है। तो केंद्र सरकार पूरी पावर को अपने हाथ में ले चुकी है, जहां जो चाहे कि जैसा। मतलब आपके कहने का तात्पर्य है कि केंद्र सरकार ने ऐसा नियम बना दिया कि अब राज्य सरकार की अनुमति लेनी आवश्यक नहीं है। जी ठीक है, अनिल द्विवेदी जी बेहतर जानते हैं, हम उन्हीं से जवाब लेंगे। अनिल द्विवेदी जी बताइए जी, क्या सवाल था? क्या ऐसा कानून बना दिया है केंद्र सरकार ने कि अब राज्य सरकार की अनुमति लेना आवश्यक नहीं है? इस सवाल पर तो हंसी आएगी लोगों को। कभी कोई ऐसा कानून नहीं बना, कभी कोई कानून नहीं बना। हाँ, आदिवासी इलाकों में कुछ जमीन सुधार के कानून लागू हुए, लेकिन अदानी को या व्यावसायिक उपयोग को लेकर के, जंगलों को काटने को लेकर के आज भी राज्य सरकार की सहमति जरूरी है। एनओसी, नॉन क्लियरेंस सर्टिफिकेट किसको बोलते हैं, वो राज्य सरकार को ही देना पड़ता है और वो जब तक नहीं देगी तब तक आप केंद्र सरकार उस पर कुछ नहीं कर सकती। यहाँ से एनओसी दी गई, अदानी ने ले ली या उसको जिस तरीके से दिया गया, उसके बाद फिर केंद्र सरकार ने भी देखा कि जब इन्होंने अनुमति दे दी तो वहां से भी उनको खदान आवंटित कर दी गई। लेकिन देखिए, मैं इसके साथ एक मुद्दा और उठाना चाहता हूँ। बहुत अच्छी डिबेट है ये, और डिबेट ये है कि औद्योग नीति किस तरह की होनी चाहिए, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। आपको बहुत आश्चर्य होगा कि बस्तर के मैदानी इलाकों में टाटा स्टील जो देश का सबसे बड़ा उद्योग है वो आ रहा था। उसने 6 साल 7 साल इंतजार किया। मैदानी इलाका ना, कहीं कोई जंगल वंगल उसको काटने नहीं थे। मैदानी इलाकों में टाटा स्टील का प्लांट डालना था, वहां से हजारों लोगों को रोजगार मिलता, उससे कोई पर्यावरण की बहुत क्षति नहीं होती। लेकिन आपको मालूम है टाटा स्टील यहाँ से चला गया। बस्तर में टाटा स्टील उद्योग नहीं लग पाया। 6-7 साल तो रमन सरकार में जूझते रहे, फिर कांग्रेस सरकार आई तो उसने पॉलिसी ही बदल दी कि हम आदिवासियों की जमीन नहीं देंगे। तो टाटा स्टील जैसा अगर उद्योग मैदानी इलाकों में नहीं आ पा रहा है, दूसरी तरफ हजारों एकड़ वन और पर्यावरण को दांव पे लगाते आप अदानी को लेकर के आ रहे हैं। ये क्या उद्योग नीति है आपकी?
टाटा स्टील यदि लगता तो आज कितने बेरोजगारों को रोजगार मिलता, देश का औद्योगिक विकास होता। 5 साल में मुझे नहीं लगता कोई इंटरनेशनल उद्योग छत्तीसगढ़ में आ पाया ताकि वहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके। तो उद्योग नीतियों को, चाहे रमन सरकार में परेशान, टाटा स्टील तो बोल करके गया है कि हम लाल फीताशाही की जकड़न में है, इसलिए हम यहाँ पे प्लांट नहीं डाल पा रहे हैं। ये शर्मनाक था रमन सरकार के लिए कि वहाँ कितना ज्यादा भ्रष्टाचार था कि आप टाटा स्टील को लागू नहीं कर पाए। और फिर कांग्रेस सरकार ने भी जिस तरीके से स्टैंड लिया, क्या इतना बड़ा उद्योग छत्तीसगढ़ में नहीं लगना चाहिए था? लेकिन आप लिए टाटा स्टील जरूर अनिवार्य नहीं है, क्योंकि टाटा स्टील करप्शन नहीं होने देता है। आपको तो अदानी चाहिए, जहाँ आपके लाभ और हित जुड़े हुए, तो इसका राजनीतिक दल चाहते हैं कि अदानी आए। तो इसका जवाब सुनील चौधरी जी देंगे। सुनील चौधरी जी, जवाब दीजिए आप। देखिए, कांग्रेस अडानी ही दोनों के प्रिय हैं। जी मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस के हमारे छोटे भाई चंद्राकर जी अभी कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ की सरकार को कोई वो नहीं है, अधिकार नहीं। वो जो कह रहे थे उसका तो जवाब दीजिए ही। लेकिन द्विवेदी जी ने जो सवाल किए हैं, द्विवेदी जी ने जो कहा है, उससे जो सवाल उत्पन्न हुआ है उसका भी जवाब देना होगा आपको। देखिए, जवाब दे रहा हूं मैं जी। सवाल और जवाब से कहीं कोई परहेज नहीं है, गुरेज भी नहीं है जी। छत्तीसगढ़ के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 15 साल में जितने विकास के कार्य हुए वो ऐतिहासिक है छत्तीसगढ़ के लिए। और छत्तीसगढ़ को एक विकास की दिशा में ले जा करके हमने बहुत बड़े एक कीर्तिमान स्थापित किए थे। और वहां से जब से भूपेश बघेल की सरकार आई, इनका एक ही टारगेट रहा कि इनको भ्रष्टाचार करना है। छत्तीसगढ़ से भ्रष्टाचार करके, चाहे वो अडानी का मामला हो चाहे किसी का मामला हो, ये उसी काम को हाथ में लेते हैं जहां पर इनको भ्रष्टाचार करते बने। भ्रष्टाचार की ये मेरे पास तो बहुत बड़ी बड़ी फाइल है, आपकी चिंता मत करें, ये बड़ी फाइल मैं भी लेके बैठा हूँ। तो ये इनके भ्रष्टाचार के जो मामले हैं, भ्रष्टाचार में शरणागत होना, आज अडानी का मामला माननीय मुख्यमंत्री जी इसलिए उठा रहे क्योंकि उनके गिरफ्तार तक के बात पहुंच रही है, कानून के हाथ पॉलिटिकल मास्टर तक पहुंचने वाले हैं। और ये भय के कारण ये बात उठाना शुरू किए हैं। मामला यहाँ अडानी ईडी नहीं है, मामला यहाँ पर बचने का है कि कैसे विषयांतर किया जाए, कैसे दबाव डाला जाए, कैसे दबाव की राजनीति किया जाए। बस्तर में टाटा स्टील क्यों नहीं लगा रमन जी की सरकार में? कानून को कैसे रोका जाए? अडानी पर दबाव डाल के हम कानून से बचने का काम करेंगे। क्या बात करते हैं चौधरी जी आप? अरे ईडी अडानी का मामला क्यों उठा रहे हो? आप डराने का काम, आप मुद्दा ही लोग हैं, छत्तीसगढ़ को पता ही नहीं है, जाकर के घर बजाते हो। ये सरकार सरकार होने का लाभ, अगर आपकी सरकार स्टेट में, हम मुद्दे से भटक रहे हैं, मुद्दे पे बात करेंगे। परसा पुल ब्लॉक का विधानसभा में पास हुआ है, निरस्त करने के लिए उसके लिए बात करेंगे। चौधरी जी आपसे एक ही क्वेश्चन है, आपसे एक ही क्वेश्चन है, सुनिए। परसा पुल ब्लॉक को निरस्त करने के लिए भूपेश सरकार ने विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया है। आपके लिए आज की टॉपिक में रहिए, आज की टॉपिक में रहिए। चौधरी जी आप आज की टॉपिक में रहिए, आप आज की टॉपिक में रहिए। छोड़िए चौधरी जी, आप आज की टॉपिक में रहिए। आप मेरे को बताइए, परसा पुल ब्लॉक को निरस्त करने के लिए सरकार ने विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया है, उसका क्या समर्थन करेंगे आप? चलिए ठीक है सर, शांत रहिए आप लोग। सवाल का जवाब नहीं मिला हमें। सुनील चौधरी जी, सवाल का जवाब इसलिए नहीं मिला कि रमन जी की सरकार में टाटा स्टील बस्तर में क्यों नहीं लगा, वो उद्योग क्यों नहीं लगा। देखिए, टाटा स्टील के विषय में रमन सिंह जी की सरकार बहुत ही गंभीरता से विचार कर रही थी, बहुत गंभीरता से बातें आगे बढ़ रही थी। बस्तर के अंदर में जितनी भी आज विकास की गाथा है वो हमारी डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार के समय है। नगरनार स्टील प्लांट तो लगातार और ये उस पर घुटाले की बात करते हैं कि हम देश विदेश के मुल्क देंगे। ये कांग्रेसी संस्थाएं हैं, ये लुटेरे वही बात करते हैं। टाटा स्टील आया किस समय, भागा किस समय, आपको चुल्लू का पानी दुख मन बनाया था, आज नक्सल का खत्म हो चुका है। हमारी सरकार चल रही है, आदिवासी को गोली मारा जाता था, इनको लूटा जाता था। शर्म आनी चाहिए, ये लूट नहीं सकती थी, इसलिए सरकार में टाटा स्टील को काम नहीं करना थी। बस्तर के अंदर छत्तीसगढ़ को पूरा बस्तर का गढ़ बना रखा था। जाना जाता था लोग, यहाँ से लाने से चिंता करते थे सिर्फ रमन सरकार के कारण, बीजेपी की सरकार के कारण अर्पित कर सके।
ये वैसा काम करने वाले लोग हैं, इसीलिए टाटा इनके कार्यकाल में बाहर चले गए। हमारी सरकार में, भाजपा की सरकार में तो टाटा स्टील आया था, लेकिन चौधरी जी, सरकार में तो बोलने दीजिए। चलिए ठीक है सर, चलिए बोलने ठीक है दीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है सर, ठीक है। हम अनिल द्विवेदी जी के पास जाना चाहते हैं और अंतिम सवाल करेंगे क्योंकि समय हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं है। अनिल द्विवेदी जी, वास्तव में अडानी को लेकर के जो यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं और जो भी कोल माइंस हैं या कोल ब्लॉक का आवंटन हुआ है, वास्तव में क्या ये अवैध तरीके से हुआ है या दोनों, अगर जो दोनों सरकारें, केंद्र की और राज्य सरकार की सहमति से हुआ है, तो अगर तो फिर ये आरोप प्रत्यारोप क्यों? देखिए, ऐसा है कि जब सरकार चलती है तो उसमें राजनीतिक फैसले भी होते हैं और प्रशासनिक दक्षता भी होती, प्रशासनिक फैसले भी होते हैं। इसलिए हम किसी एक राजनीतिक दल पर सिर्फ आरोप लगा के खारिज नहीं हो सकते जी। लेकिन जहाँ तक अडानी का जो मैटर है वो ये है कि बकायदा दोनों ही सरकारों में अनुमति दी गई, तभी वो यहाँ पर आकर के काम कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूंगा, और नई बात ये है कि अडानी के नाम पर आप इतना हल्ला कर रहे हैं। बस्तर में तो जिंदल स्टील प्लांट को और एनएमडीसी को जाने कितनी खजाने दी गई। क्या एनएमडीसी से चलने से पर्यावरण नुकसान नहीं होगा क्या? बस नहीं, उनके साथ तो इतना ही है ना कि वो जो पैसा आएगा वो सरकारी खजाने में जाएगा। लेकिन वन और पर्यावरण का नुकसान तो एनएमडीसी भी उतना ही करेगा, जिंदल स्टील भी उतना ही करेगा और अडानी भी उतना ही करेगा। तो दोनों ही राजनीतिक दल के जो प्रवक्ता हैं उनको अपनी पार्टी को समझाना चाहिए कि आप जो हमारी पीढ़ी बची है, नदी, नाले, पर्वत, झरना, ये सब अब पिक्चरों में आ गए हैं। याद रखिए, हम अपनी पीढ़ी को क्या देके जाएंगे? जंगल खत्म हो रहे हैं, पहाड़ खत्म हो रहे हैं, नदियां खत्म हो रही हैं, शहरों में पानी नहीं मिल रहा है 2-2, 3-3 दिन। हम कहाँ जा रहे हैं? रोडें जो बनती थी वो सब कंक्रीट की रोडें बनने लगी हैं। हमारे जो पीढ़ी है वो क्या पिएंगी, क्या खाएंगी, कहाँ रहेंगी? और अब बस्तर में देखिए, जगह पूरे छत्तीसगढ़ में हाथियों की कितनी बड़ी समस्या है। ये समस्या क्यों हो रही है? क्योंकि इंसान जानवरों के इलाके में जाकर के रहने लगा। आपने जंगल खत्म कर दिए, इसलिए वहाँ के हाथी अब आपके घरों में आकर के आदिवासियों को मार रहे हैं। उसकी कीमत आदिवासी चुका रहे, ग्रामीण चुका रहे। लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब रायपुर के लोग भी उसकी कीमत चुकाएंगे। रायपुर के करीब भी आ चुके हैं हाथियों का गैंग। वो नहीं मानता किसी बॉर्डर को, वो नहीं मानता कोई कानून को। वो तो ये देखता है कि हमारा इलाका था, यहाँ आकर के आप क्यों बैठ गए। हाथियों की समस्या देखिए, सैकड़ों मौतें हो गई हैं हाथियों के हमले से। तो अभी भी चेतना होगा। ये जो हाथियों की समस्या आई है, ये चेता रहे हैं हमको कि आप सावधान हो जाइए, जंगलों में अतिक्रमण मत करिए, वहाँ खनन मत करिए, कुछ तो बचाइए हमारी पीढ़ी को। अभी मैंने कुछ दिनों पहले खबर देखी थी, जापान में 7000 साल पुराने पेड़ों को बचाया जा रहा है। 7000 साल पुराने पेड़ों को हम क्या ये संरक्षित कर पा रहे हैं? हम अपनी पीढ़ी के लिए क्या, किस तरह का भविष्य हम लोग देना चाहते हैं? ये दोनों राजनीतिक दलों को सोचना होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने बहुत सही सवाल उठाया था, राजनीतिक सवाल था लेकिन बहुत सही सवाल था। उन्होंने आम आदमी से पूछा था कि बिजली में रहना बंद कर दीजिए, खदानें हम देना बंद कर देंगे। ये सही सवाल था। ये सिर्फ हम राजनीतिक दलों को दोष नहीं दे सकते, इसमें मैं भी उतना ही जिम्मेदार हूँ, आम आदमी को भी उतनी जिम्मेदारी होगी। अगर आपको चप्पल पहननी है तो चमड़े की क्यों पहनना है? उसके लिए तो गाय काटनी पड़ेगी, उसके लिए जानवर काटने पड़ेंगे, तब आपको चमड़ा मिलेगा, तब आप जूते पहन पाएंगे। बिजली चाहिए तो आपको जंगल काटने पड़ेंगे, वहां से पावर निकलेगा, तब आप पावर ले पाएंगे। इसलिए ये सब हम सबकी सार्वजनिक चिंता होनी चाहिए। इसलिए प्लीज पॉलिटिक्स बंद कीजिए। दोनों ही राजनीतिक दलों को पर्यावरण की चिंता करनी चाहिए। वैसे भी जंगल और पहाड़ बहुत कम है, इसलिए अडानी को भी सोचना चाहिए कि उनको यहाँ पर लाना है कि नहीं लाना है। अगर आप जिंदल स्टील को अनुमति दे रहे हैं, अगर आप एनएमडीसी को अनुमति दे रहे हैं, तो अडानी ने क्या बिगाड़ा है? अडानी को भी दे दीजिए। लेकिन इन सबको ये सोचना होगा कि कितना पहाड़ खोदा जाए, कितनी नदियों का यूज किया जाए, कितना दोहन किया जाए, ताकि हमारी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी को तकलीफ न हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर देखा जा रहा है कि अडानी के नाम पर बहस तो हो रही है, आरोप प्रत्यारोप तो लगाए जा रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये देखा जाए कि इन खदानों से, इन कंपनियों से वास्तव में पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है और पेड़ काटे जा रहे हैं, जबकि पर्यावरण का संरक्षण जरूरी है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।